गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आप लोग अच्छे होंगे और नीट के प्रिपरेशन में लगे होंगे। 15 दिन के बाद आपका नीट का एग्ज़ाम है और अभी जो थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए होता है बच्चों को कि हम कैसे पढ़ें कि हम 15 दिन में पूरे अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएँ। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया है जिसमें 4 ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है मैंने, और उसमें आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, किस टॉपिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट मोमेंट में हम चाहेंगे कि आप जितना पढ़े हैं इसमें उनका सबका रिवीजन करके एक बार जा पाएँ, इसलिए हम इस टॉपिक्स के साथ आए हैं। और जो बच्चे 11th और 12th में हैं अभी, वो उनका एग्ज़ाम 1 और 2 ईयर्स के बाद होने वाला है, तो वो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको कैसे इस टॉपिक्स को अभी से अच्छा करके रखना होता है। क्योंकि मैंने यहाँ 4 ईयर्स का एनालिसिस दिया है आपको, और इसके देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक है। तो उस टॉपिक्स पे आप शुरू से ही अच्छे से ध्यान देंगे। और जिनका एग्ज़ाम जस्ट 15 डेज बाद होने वाला है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस टॉपिक्स का रिवीजन जरूर करके जाएं जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बायोलॉजी ज्ञान सेंटर से मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर डी.के. झा, और इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नीट का एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जैसे पता होगा कि नीट के पैटर्न में 50% जो रोल है वो इसका है, बायो का। बायो में जो नए आए हैं स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी को देख रहे हैं, उसमें मैं बता दूं कि ये 50% मार्क्स जो है वो बायो कवर करता है। उसके बाद ये 25% मार्क्स फिजिक्स के लिए होता है और 25% मार्क्स केमिस्ट्री से आता है। तो क्वेश्चन पैटर्न ही है कि 50% बायो, 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री। दिस इज द बेसिक्स। तो ये आपको पता होगा। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैंने एनालिसिस दिखाया आपको कि क्लास 11th और 12th, क्लास 11th और 12th, ये 11th है और ये 12th है। तो इस रो में मैंने 12th को रखा है और इस रो में मैंने 11th को रखा है। ये ईयर्स हैं, ये 17, 18, 19 और 20, 4 ईयर का एनालिसिस है। और इसमें मैंने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज किया। आगे आपको हम चैप्टर वाइज एनालिसिस दिखाएंगे। फिलहाल एक मोटा देख लेते हैं कि 2018 तक जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन थे, अराउंड 65 to 70% के अराउंड, वो क्वेश्चंस 11th से आते थे। लेकिन थोड़ा सा अभी पैटर्न चेंज हुआ है। उसके बाद 19 में फर्स्ट टाइम 50% क्वेश्चंस बायोलॉजी में 11th और 12th से आए थे। 50% 11th, 50% 12th। बट इन 2020 थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज किया था। 53% क्वेश्चन जो है वो आए थे अराउंड 11th से और 47% आए थे 12th से। अप्रॉक्स ये भी बराबर ही है। तो ये क्वेश्चंस का एनालिसिस है। तो आपको 2 साल के पैटर्न से देखने से पता चलता है कि 11th और 12th दोनों से करीब 50% क्वेश्चन आते थे। लेकिन ये 2 साल पहले का 18 तक जो परसेंटेज था वो 70-30 का था अराउंड। तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें दोनों 11th पार्ट हो या 12th हो, दोनों में 50% देखा गया है। तो आप दोनों चैप्टर्स को, दोनों बुक्स को आप अच्छे से देखेंगे। मतलब यूनिट वाइज एनालिसिस है ये। इसमें ये 2020 का एनालिसिस है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नीट 20 का एनालिसिस है। इसमें हमने यूनिट वाइज रखा है। इसमें हमने क्या रखा है? यूनिट वाइज रखा है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी के डेट में वो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें मैं मेंशन कर दूं, जेनेटिक्स में मेंडल्स भी आते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन भी आता, लिंकेज भी आता, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल भी आता और प्रोसेस भी आता। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं इस 2 यूनिट को मिला के, दैट इज 17। हाँ, यहाँ 2 यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। इवन यूनिट में चैप्टर्स अगर बोलें तो 2-3 चैप्टर्स इसमें मिक्स है, तो इसमें 17 है। लेकिन 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स से 17 क्वेश्चन का आना, इट इज़ नॉट ए नॉर्मल। हाँ, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब ब्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग से बनाने होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ जैसे एंटीबायोटिक्स का कैसे
कैसे कौन इन्हिबिशन है, उस सबको आपको लास्ट मोमेंट में देख के जाना चाहिए। जैसे PBR 322 है, उसमें क्या क्या साइट्स हैं उसको आपको लास्ट मोमेंट में देख के जाना चाहिए, तब जाके वो आपको लास्ट मोमेंट में ब्रेन में रहेगा, क्योंकि याद करने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। हाँ, आप समझते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये देखना जरूरी है कि हाँ कौन सा एंटीबायोटिक कैसे इनहिबिट करता है, क्या क्या साइट्स है या रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या क्या हैं, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिसको लास्ट में, जैसे आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ पे क्या करता है, किस बैक्टीरिया से हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल रहे हैं, तो कुछ जो रिमेंबरिंग वाले थिंग्स हैं उनको आप लास्ट मोमेंट में जोड़ देख के जाइए लास्ट मोमेंट में। और इनिशियली जब जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11 12 में हैं, वो बच्चे इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस देख लीजिए, ये 17 क्वेश्चंस 2020 की नीट में इसी पार्ट से आए हुए हैं। सेकेंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देख रहे हैं 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, तो इसमें अराउंड 10 चैप्टर्स के आसपास है भी, तो आपको ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, करीब टफ हो जाते हैं। तो आपको NCERT बेस्ड पकड़ना है, जितने भी फिगर्स हैं इस चैप्टर्स के, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिगर्स पे गौर करना है। बहुत सारे जैसे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे फेलेंजियल फॉर्मूलाज पूछा गया था इससे पहले, तो आप वो फॉर्मूला सबका एक बार रिविजन कर लेंगे। तो ये 2 मेजर आते हैं। अब आते हैं तीसरे मेजर में, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में भी 4-5 चैप्टर्स हैं, इसमें भी 8 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत टफ होते हैं। पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद एक्चुअली ये कंसेप्ट है। हाँ, तो इसमें आप जैसे रिवीजन करेंगे कि कौन सा एंजाइम्स किस, जैसे ऑक्सिन्स है, जिबरेलिन्स है, तो इसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, ये इसको एक बार लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना जरूरी है, अदरवाइज ये आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप गलती कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट में ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये सब टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज करेंगे। हाँ, रिवाइज NCERT को पकड़ के करेंगे, क्योंकि 85 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम NCERT आता है, आप जैसे प्रीवियस ईयर में देखें। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, खास करके जितने भी फिगर्स हैं तो फिगर्स के लिगेंड को देखेंगे, फिगर्स में क्या क्या सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ उसको देखेंगे, और कुछ फंक्शंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, जिनको लास्ट मोमेंट में देखना जरूरी होता है, क्योंकि आपने बहुत पहले देखा होगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल गया हो, तो इस चीज को देखना जरूरी है। तो ये हमारे हुए जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है। ये एक आता है इकोलॉजी, ये बहुत अच्छे चैप्टर है, इजी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, इजी भी है, और क्वेश्चन भी बनते हैं। तो खास करके इसमें एक जैसे पॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे चीज़ के रिएक्शंस हैं, जैसे आपका ओजोन एनालिसिस में ये ओजोन जो ब्रेक हो रहा है, ओजोन का डिजेनरेशन जो होता है, वहाँ पे कुछ फ्लोरीन के रिएक्शंस हैं, उसको आप देखेंगे। कुछ आपका जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, कुछ वेनरेबल हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उसको आप देखेंगे, जहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन आता है। कुछ कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो कंसेप्ट आपके पास होगा, क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनाने में भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आप जो पढ़े हैं वही जाके माने, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ये होगा, ये नहीं होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा। इसके बेसिस पे भी आप एनालिसिस, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किए होंगे, आप अभी आप लास्ट मोमेंट में है तो आप प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये सब चीज आप जानते होंगे। लेकिन आते हैं तो इसमें आप अच्छा सा रिवीजन, खास करके जो रिमेम्बरिंग वाले थिंग हैं कि कौन एक्सटिंक्ट हो गया, कौन इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल है, तो इस सब के एग्जांपल्स को देखेंगे। कुछ रिएक्शंस हैं उसको आप देखेंगे लास्ट मोमेंट में, और कुछ कंसेप्ट है, जैसे कंसेप्ट में जैसे आप ये पढ़ेंगे कुछ कुछ जो है कि हाँ कैसे एक्सटिंक्ट होता है, कैसे वल्नरेबल होता है, इस सब चीज़ को आप अच्छे से देखेंगे। और पॉल्यूशन फर्स्ट 2 चैप्टर है, और पॉपुलेशन और ये सब, तो पॉपुलेशन का भी ये जो लॉ है, कुछ फिगर्स हैं, एस सेप्ट कर्व, जे सेप्ट कर्व, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आप देखेंगे। तो लास्ट मोमेंट में आपका ये वर्क हो जाता है कि आप जितने स्पीड्स में आप जितना अच्छा रिकवरी कर सकें, तो ये पॉइंट्स में आप देखेंगे। उसके बाद एक जो आता है वो 5 नंबर का एनिमल डाइवर्सिटी होता है। दोस्तों एनिमल डाइवर्सिटी थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें रिमेम्बरिंग करने का बात होता है, लेकिन आप जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिए होंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आप थ्रू आउट NCERT जाइए, बहुत दिक्कत नहीं है। NCERT में खास करके एग्जाम्पल्स और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, बॉक्स में बनाया हुआ है कि हाँ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सिलोमिक है, ये स्यूडोसिलोमिक है, मतलब मेन पॉइंट्स को आपको देखना है और एग्जाम्पल्स को देखना है। हाँ किसी किसी का नाम है, जैसे सी फॉर किसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, तो जो NCERT में खास करके एग्जाम्पल दिए हुए आप उनको पकड़िए, और कोई भी एग्जाम्पल्स बाहर से पूछते हैं तो छोड़ देना है उनको, आप NCERT से ही रिवीजन कीजिए। तो यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन है, वहां पे आपको जाना है। सेल डिवीजन और सेल बायोलॉजी,
ये दो चैप्टर्स हैं, सेल डिवीजन और 11th के चैप्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आप जानते हैं कि सेल डिवीजन का काम आपको 12 में भी पड़ता है, 11th का तो बेस है, सेल बायोलॉजी तो आपको जानना ही है, यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बिना तो कुछ नहीं होता। तो ये चैप्टर्स आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। यहाँ से 6 क्वेश्चंस आते हैं, 2 चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछा गया, नॉट ए जोक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हाँ, यहाँ पे भी कंसेप्ट है, आप खास करके फर्स्ट के कंसेप्ट को अच्छे से देखेंगे, कहाँ पे काजमेटा बन रहा है, कहाँ पे काजमेटा नहीं बन रहा है, डिप्लोटीन में क्या होता है, पैचेटिन में क्या होता है। तो ये सब स्टेज में कुछ कुछ है, आप एनसीईआरटी से जाइएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमको क्या है, एक दिन में 2-2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वो आपका जो कंसेप्ट बना हुआ है, आपने जिस टीचर से पढ़ा है, बहुत अच्छा से कंसेप्ट आपको मिला हुआ है, तो ये काम आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो देख लीजिए, उनके लिए मैसेज है कि आपको भी एक दिन यहां पे आना होगा और इसी टाइप से एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अगर आपके पास कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो ये यहां पे आके आप फंस जाएंगे। इसीलिए कंसेप्ट से पढ़ना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट से आप पढ़े हुए हैं, इसका मतलब आप इसको क्रैक कर पाएंगे, एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं, अभी उसकी दरकार होती है। हाँ, इवन जब आप लास्ट मोमेंट में जाएंगे तो हो सकता है एक दिन में पूरा 11th का बायोलॉजी देखना पड़े आपको, हाँ वो भी आप में कैपेबिलिटी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये इसके हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, इसको तो मत भूलिए, हार्ट ऑफ द बायोलॉजी है, हर एक चैप्टर्स में इसका काम पड़ेगा आपको। इवन केमिस्ट्री में एक चैप्टर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उसमें पूरा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, कुछ रिएक्शंस वहां पे पढ़ने हैं, कंसेप्ट सेम है। ये बायोमोलिक्यूल्स आपको डाइजेशन में काम देगा। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे कैसे बनते हैं वो दिखाते हैं, और डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक जैसे माल्टोज है, ये ट्यूट को ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है। तो बायोमोलिक्यूल्स हार्ट ऑफ द बायोलॉजी है, इसको आपने अच्छा से पढ़ा होगा, आई होप सो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो ये प्लांट रिप्रोडक्शन 2020 के नीट में 4 क्वेश्चंस आए थे, और सॉरी एनिमल रिप्रोडक्शन से और प्लांट से 2 क्वेश्चंस आए थे। तो प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन में खास करके आप ध्यान दीजिएगा, हार्मोनल क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, प्रोजेस्टेरोन कैसे काम करता है, एस्ट्रोजन कैसे काम करता है, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, एलएच का क्या काम है। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से आते हैं, जहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट है, कैसे ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होता है, और ग्रेफियन फॉलिकल और हार्मोन का जो रिलेशन है इसको आप अच्छे से देख के जाइए। इसका कनेक्शन आपको इंटीरियर पिट्यूटरी से भी है, तो आपको 11th का पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छा से क्लियर होना पड़ेगा। तो ये इससे जाएंगे तो इसमें हार्मोनल क्वेश्चन 1-2 होते हैं। एक हेल्थ से भी क्वेश्चन आता है कि हम कैसे, जैसे हेल्थ में आप जाएंगे तो एमटीपी को अच्छा से देखिए, एमटीपी का क्या रूल्स है, कैसे हम मतलब कोई एमटीपी को यूज कर सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी। उसके बाद कुछ अवॉइडेबल हैं, कौन से जैसे रिप्रोडक्शन को कैसे, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे रोकते हैं, उसके लिए बहुत सारे आपके पास ये दिए हुए हैं कि कौन सा मेथड है, कैसे यूज़ होता है। तो इसमें मतलब बहुत सारे पिल्स आते हैं, फिजिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है, लैक्टोडाइजल एमनराइज, इसमें तो आप जरूर इस टॉपिक को देख के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप इसको देख के जाइए। ऑरिजिन और इवोल्यूशन में होमोलोगस, एनालोगस और ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इसको तो जरूर देख के लाइए, ये एकदम। और एक सीरीज है ह्यूमन का कि हाँ एस्ट्रोलोपिथिकस से कैसे आया है मॉडर्न मैन तक, इसके सीरीज हैं, एक उसके सीरीज को एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं तो उस सीरीज को जरूर देख के जाइए। ये भूला जाता है कि किसके बाद कौन सा था, पहले होमो हेबिलिस था कि रामापिथिकस था, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख के जाएंगे तो यहाँ पे आप नहीं फंसेंगे। याद रखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक्सपेरिमेंट जो है यूरेका हेल्डेन का, उनको आप जरूर देख के जाइए। उसके बाद डिजीज में यहाँ पे डिजीज जो एनसीईआरटी में है खास करके आप उसको देख के जाइए। यहाँ पे इम्यूनिटी को आप जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा एक्टिव इम्यूनिटी है, कौन सा पैसिव इम्यूनिटी है। वैक्सीनेशन के लिए इतना हल्ला हुआ है कि हाँ वैक्सीन कोरोना, तो ये वैक्सीनेशन से क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं आपको, तो आप वैक्सीनेशन को जरूर देख के जाइए कि कैसे होता है। ऑटो इम्यूनिटी को देख के जाइए, ये सब टॉपिक्स ह्यूमन हेल्थ में जाइए। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। हस्बेंड्री है और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, ये हम आगे आपको 3 साल का एनालिसिस दिखाएंगे। 3 के बाद ये 20 का है, 17, 18 और 19 का। आप देखेंगे ये दोनों चैप्टर से हमेशा कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ पाते हैं, अब अगर रिविजन नहीं कर पाते हैं, अगर इसमें आपको देखना है तो इसमें कुछ टेबल्स दिए हुए हैं कि कौन सा प्लांट अच्छा है, कि क्या वेराइटी है, क्या कैसे यूज करते हैं। आप उसको, ये पूरा रिमेंबरिंग वाला चैप्टर है, तो हमको बोलेंगे आपको कि एक बार आप थ्रू आउट जाइए और जितने भी टेबल और ग्राफ दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं, उसके कंसेप्ट को एक बार पढ़ के चले जाइए जरूर। ये लास्ट मोमेंट में जरूर पढ़िए क्योंकि ये पूरा रिमेंबरिंग वाला है, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं प्लांट एनाटॉमी, ये डाइवर्सिटी और मॉर्फोलॉजी। देखिए यहां से भी कम क्वेश्चन नहीं है,
यहाँ तीनों ग्रुप्स को मिला दें तो प्लांट मॉर्फोलॉजी से इस बार 4 क्वेश्चन आया है। मॉर्फोलॉजी रिमेंबरिंग का कुछ पार्ट है, एग्जांपल्स आपको रटने पड़ते हैं, कंसेप्ट आपके पास होगा। तो मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर एग्जाम्पल्स को देख के जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वही आपको पूछने जा रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल्स को देख के जाएंगे तो आप मिस नहीं करेंगे। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन अगर आप मिस कर जाते हैं, गलत हो जाता है आपका, आप 5 नंबर मिस करते हैं। 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंस होता है। एक तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन का जाएगा और एक -1 भी जाएगा। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट में रिविजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब भाइयों, स्टूडेंटों, ये 15 दिन कम नहीं होता, बहुत होता है। आप पेशेंस के साथ अच्छे से बैठ के, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप रिवीजन में लगिए, आपका हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट में रिवीजन का इंपॉर्टेंस ऐसा ही है कि आप पढ़े हुए हैं, 2 साल 2.5 साल से पढ़ रहे होंगे आप। लॉकडाउन में तो आपको 6 महीने का और भी टाइम मिला है, लेकिन क्या हुआ है, लास्ट मोमेंट अगर आप नहीं देखेंगे कोई एग्जाम्पल तो क्या हुआ रहेगा कि हाँ हमको ये याद है, लेकिन मिसप्लेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे 1 मार्क्स का भी बहुत वैल्यू है। 10 मार्क्स में तो पूरा एग्जाम समेट जाता है। इसीलिए इस चीज़ को आप, जो एक एनाटॉमी है, आप एनसीईआरटी से जाइएगा। मैं प्लीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी से ही जाइए। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, खास करके इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ये प्लांट एनाटॉमी, इसमें आप ये जाइए। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ से सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सेकेंडरी ग्रोथ से आते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या है, हाँ, कैसे बाहर वाला बार्क बनाता है, अंदर में क्या वैस्कुलर बंडल का सिस्टम है, ये दोनों को देखिए कि कहाँ कैम्बियम है, कहाँ कॉर्क कैम्बियम है, कैम्बियम से बाहर क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम से अंदर में क्या बनता है, अंदर बाहर का डिवीजन। हाँ, इसके लिए आपको स्टेम ऑफ द एनाटॉमी पढ़ लीजिए, उसके बाद इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है, बट ये सब चीज एक बार रिविजन का है, एक बार जोड़ देख के जाइए। 15 दिन में ये सब चीज आपको देख के जाना है। तो एक बार अगर देखा हुआ रहेगा विदिन 15 डेज, तो विश्वास मानिए आप यहां गलती नहीं करेंगे। नहीं तो कहेंगे ओ माय गॉड, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। नहीं, तो ये चीज आपको देख के जाना है। इसमें ये देख रहे हैं आपने 3 अलग अलग कॉलम्स दिया हुआ है। एक जो है वो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 19 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रीन कलर से है, तो ये 19 का क्वेश्चन है। तो जिसके ऊपर में ये ऊपर वाला जितने भी इस कलर के हैं, लाइट ग्रीन में है, तो ये आपका 19 है। ये जो है पर्पल कलर, ये 18 के हैं। और ये कलर्स जो है ये 17 को दिखाया गया है। तो सारे ग्राफ्स में अरेंजमेंट ऐसा ही है, ठीक है। और इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने लिखा है। जैसे 15 क्वेश्चंस हैं, तो 15 क्वेश्चंस 2017 में, इसका मतलब होता है कि 2017 में ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 क्वेश्चंस थे, 2018 में ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 क्वेश्चन थे, 2019 में ह्यूमन फिजियोलॉजी से 14 क्वेश्चन थे। तो ये एक ग्राफ हम समझा पाए होंगे। तो इसी के बेसिस पे आपको सारे पॉइंट्स को देखना है। होप आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये क्लियर आ रहा होगा आपको। तो इसमें आते हैं हम लोग। तो सबसे जो मेजर ग्राफ आपको दिख रहा है वो ये पार्ट्स का दिख रहा है और ये पार्ट्स का दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, आप देख लीजिए, हमने आपको इससे पहले भी बताया, 20 में भी जेनेटिक्स का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को मैंने एक ग्रुप्स में किया है। तो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, इसमें आपको मैं फिर से बता दूँ, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में 2-3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो देखिए, कंसेप्ट से हमेशा क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो देख लीजिए, कंसेप्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में, वो इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को लेके पढ़िए। अगर आपका कंसेप्ट इसमें डेवलप नहीं होगा तो आप इसके क्वेश्चंस को नहीं बना सकते। और 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आप खराब कर लेंगे तो मेडिकल में होना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। दूसरा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और देख लीजिए, इसका रेशियो अराउंड 14-15 क्वेश्चंस का होता है। उसके बाद आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी कम क्वेश्चंस पूछता है। इवन 2019 में 1 क्वेश्चंस थे। हाँ, 20 में लेकिन बढ़ा है इसका क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। आप देखें इससे प्रीवियस वाला ग्राफ में। प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो एनसीईआरटी से पढ़िए आप। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उससे पढ़िए, उनका जो टेबल्स है उसको समझ के पढ़िए, रिवीजन कीजिए। लास्ट मोमेंट में जो पढ़े हुए हैं वो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनका अच्छा से कंसेप्ट डेवलप है वो इस चीज़ को जरूर रिवाइज करके जाएं। मेरा मोटो। और जो 11th में पढ़ रहे हैं वो 11th का टॉपिक इसको देख के अच्छे से पढ़ें विद कंसेप्ट। और जो 12 में पढ़ रहे हैं वो 12 का टॉपिक इसको अच्छे से देख के पढ़ें। अगर उनका कोई 11th खराब है टॉपिक तो वो उसको भी वो रिकवर करें।
इसका मेरा मेन मोटो वही है। और जो इस बार देने जा रहे हैं 21 में, उनके लिए है कि आप इसके बेसिस पे कम से कम इस 15 डेज में किस पे ज्यादा टाइम देंगे, किसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, उनका फोकस ये है। तो आई होप आप मेरा फोकस समझ रहे होंगे। सेल और सेल बायोलॉजी एंड डिवीजन, इसको आप जोड़ देख के जाइए। अराउंड 5-7 क्वेश्चन इससे रहते हैं। हाँ, बायोमोलिक्यूल से तो ये 20 में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का कंसेप्ट जो है वो दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पूछ लिया जाता है, इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स पर्टिकुलर चैप्टर से कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इट इज़ द हार्ट ऑफ बायोलॉजी। इसके बिना आप बायोलॉजी नहीं सीख सकते। और इवन केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएंगे, केमिस्ट्री में भी आता है। तो ये है ह्यूमन हेल्थ, देख लीजिए 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इवोल्यूशन है, वो उसे भी 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक में कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, हर एक यूनिट में। जैसे इवोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि हाँ, आप क्या कीजिए कि ये यूरेका जो एक्सपेरिमेंट है उनको पढ़िए, होमोलोगस एनालोगस पढ़िए, ह्यूमन इवोल्यूशन का ग्राफ पढ़ लीजिए। तो ये सब एक बार देखना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पढ़े हुए हैं अच्छे से, जिनको होने वाला है उनके लिए बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, प्लांट रिप्रोडक्शन में आप जाएंगे तो प्लांट रिप्रोडक्शन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये कंसेप्ट है। हाँ, आप 1-2 जैसे है पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, जीनोगेमी क्या होता है, जिटोनोगेमी क्या होता है, ये सब चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि वर्ड्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको। तो आप लास्ट मोमेंट पे एक बार देख के जाएंगे तो इसको आप निकाल पाएंगे। चलिए, तो ये आपका एनालिसिस है 3 इयर्स का, आप समझ पाए होंगे। इकोलॉजी तो आप जरूर देख के जाइए। इकोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट है, एक बार आप पढ़ेंगे लास्ट मोमेंट में, कुछ याद करने वाला टॉपिक है, हम आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, उसको आप जरूर देख लीजिए। और ये दोनों टॉपिक के भी बारे में बोला था कि इनिशियली एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन, ये 10 नहीं है, ये 1 है, रेड 1 है, इसके बाद इसे 0 को है और उसके बाद फिर 1 दिया हुआ है, मतलब 1-0-1 है, मतलब 3 इयर्स में, मतलब 17 में 1 क्वेश्चन थे, 18 में 0 क्वेश्चन पूछा हुआ है और 19 में 1 क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बॉदर्ड होने का काम नहीं है। अगर आप एक बार ग्राफ और इसको देख पाते हैं, दैट्स ऑल, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप आप बायोलॉजी 50% है तो आप इसको जरूर देखेंगे। लेकिन बायोलॉजी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा हम 11-12 का एक ग्राफ आपको दिखा देते हैं जो आपको ज़रूरत होगा। तो ये देखिए ग्राफ है 11th का, ये है 11th में मैं ये दिया हूँ कि 11th में जो ये टॉपिक्स हैं ये हैं, और 11th का जो कलरिंग है वो ये है, ये 11th है, और ये हुए आपके 12। तो 11th में देखिए 11-12 जनरली ये 2020 का कैलकुलेशन है, ये आप याद रखिएगा कि ये 20 का कैलकुलेशन है, ये 20 में आया था। तो ये 20 में 11th से और 12th से अप्रॉक्सीमेटली 11th से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू 12। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब 48 क्वेश्चंस जो थे वो 11th में 11th से थे और 42 क्वेश्चन 12th थे। इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 53% इससे 11th से आ जाएंगे और 47% 12th से आ जाएंगे। तो ये एक परसेंटेज है, दिमाग में अराउंड 50-50 है। तो दोनों किताब को आपको अच्छे से टच करना है। हाँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट को समझिए कि किस यूनिट से और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप जरूर फोकस कीजिए। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। क्योंकि मैंने एक ओवरऑल पूरा क्वेश्चंस का ये किया था, तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपको दिखाऊंगा। केमिस्ट्री का एनालिसिस देख लीजिए, ये यूनिफॉर्म है, मुझे जहाँ तक मिला ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि इसमें 15 क्वेश्चन अराउंड हर एक बार पर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक है और ये फिजिकल है। यहाँ तीनों का जो ये है वो मैंने अलग करके रखा है ग्राफ। ये जो है ये ऑर्गेनिक के लिए है, ये ऑर्गेनिक है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये इनऑर्गेनिक है, ये फिजिकल है। आप देखेंगे जैसे ये 17 का है, अराउंड 16 और 13, ये तो गजब है। 18 में 15 ओके, और ये है 12, 16 और 17। हाँ, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि इसमें ऑर्गेनिक का जो कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत सारे चैप्टर्स मिक्स हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी है, तो आप उसको अच्छे से देख के जाइए। मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन आपको उससे आ जाएगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है तो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आपको मॉडर्न में भी मिलेगा। आपको जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो इसका भी क्वेश्चन मॉडर्न में मिलेगा। तो कुछ कॉमन कुछ ये हैं, उसको आप जरूर पढ़ के जाइए। और 3 चीज को तो आप जरूर देख के जाइए, बॉन्डिंग, पीटी और आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी 3 स्तंभ पे पूरा केमिस्ट्री टिका हुआ है। बॉन्डिंग अच्छा होना पड़ेगा, एकदम तगड़ा बॉन्डिंग पढ़ के जाइए आप। पीटी तगड़ा से पढ़ के जाइए, पूरा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट बहुत सारा इससे जुड़ा हुआ है।
और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा। तीन चीज को फिर से एक बार अच्छा से रिवाइज कीजिए। हाँ, ऑर्गेनिक में खास करके आप ध्यान देंगे कि लास्ट मोमेंट है आपका, तो आप नेम रिएक्शन के कंसेप्ट को पढ़ के जाएं। बहुत सारे एसिड बेस के कंसेप्ट हैं, एक बार कंसेप्ट को। हाँ, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी भी जो आप रिवीजन करेंगे तो सिर्फ पेज पलट के रिवीजन मत कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, डरिए मत। और एक बात, जो आईआईटीज में फर्स्ट पेपर में फर्स्ट एग्जाम जो होता है आईआईटीज का, उसमें जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 साल के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप अगर हो सकता है तो उनको आप एक बार बना के जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सीधा उठा के वहां पे डाल दिए जाते हैं, तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। तो आई होप इसमें आप समझ पाएंगे। केमिस्ट्री का एनालिसिस में मुझे जहां तक मिला कि ये तीनों जो हैं वो क्या है, ये 17, 18 और 19 में जो है तीनों में क्या है, 15 अप्रॉक्स ये है। इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक आपको पता है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। रिवीजन में नेम रिएक्शन को पढ़ना मत भूलेंगे, जितने भी नेम रिएक्शन खास करके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप उसके कंसेप्ट को समझेंगे। नेम रिएक्शन में आपको यही पूछा जाएगा, जनरली पूछा जाता है कि हाँ ये है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो वो 1 डिग्री एमीन बनाता है, तो ये आपको पता होना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप जाएंगे, ठीक है। जैसे फिडरक्राफ्ट एल्कलाइजेशन है तो उसमें अल्डिहाइड कंपाउंड बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज को आपको लेके चलना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या प्रोडक्ट है, हाँ आप ऐसा नहीं है प्रोडक्ट उन्हीं को याद रहेगा जो अच्छे से कंसेप्ट से पढ़े, अदरवाइज तो आपका दिमाग दुखेगा। तो लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप एक बार जो है प्रोडक्ट को किसका क्या है उसका एक शॉर्ट नोट्स हो सकता है तो 10-15 दिन में बना के लिखिए। और केमिस्ट्री फिजिक्स को कभी भी पेज उलट के मत पढ़िए, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। आप बनाइए क्वेश्चन। अब ये मत सोचिए इतना कम टाइम में मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, टाइम निकल जाएगा, नहीं। अब जो बनाइए मेथड वही है, उसी से आपको दिमाग में रहेगा। हाँ, और नेम रिएक्शन सबका प्रोडक्ट देखते रहिए कि हाँ किसका क्या है, मल्टीपल टाइम्स देखिए उसको। ये जब देखेंगे आप गलती नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कंसेप्ट से, तो आपका ये काम हो जाएगा। आते हैं हम इसके ग्राफ में। तो ये 2020 का ग्राफ है। 2020 में जो पूछे गए हैं उनका ये ग्राफ है, ये 2020 का है। इसमें आपको क्या देखना है, क्या सीखना है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ये 20 के एनालिसिस में जो ये पार्ट था, इसमें ये था कि फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने इसको 11-12 में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्राफ है, ये इनऑर्गेनिक का है। हाँ, यहाँ पे मैंने 11th दिया है और यहाँ पे मैंने 12th दिया है, मतलब 12 का कलर जो है वो ग्रीन का है और ये जो कलर है डार्क ऑरेंज, ये 11th के लिए मैंने यूज किया है तीनों में। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन पूछे हैं, 11th से भी 8 क्वेश्चन है, 12th से भी 8 क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक में 4 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक में मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो 12 में ही है, तो इसीलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और इनऑर्गेनिक में मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स जो में 9 क्वेश्चंस जो है 11th के बुक से हैं और 6 क्वेश्चन जो है वो 12th के बुक से है। तो आप इसको देखेंगे तो ओवरऑल ये दिखाने का मतलब है कि आप जो है ऑर्गेनिक 12 को ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बेसिकली आपको जो कंसेप्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, आप कंसेप्ट को पकड़ के चलिए, आपको कंसेप्ट ही काम आएगा, रटा रटाया काम नहीं आएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैं बोला है कि 2021 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 11th से 21 थे और 12th से 24 थे। अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे तो ये 47% क्वेश्चंस 11th से थे और 53% क्वेश्चन जो हैं वो 12th से थे। तो यहाँ पे भी करीब 50-50 का रेशियो हमको दिखने को मिला कि इसमें आपको होप है। एक्चुअली क्या पूछा जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक होप है कि 50-50 के आसपास आपको 11-12 से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप रिविजन को, अभी रिविजन का जो पार्ट है उसमें आपको मैंने जो बताया है, आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट से पढ़े हैं, जो रिमेंबरिंग वाला है, उस पार्ट्स को आप जरूर एक बार देख के जाइए। कुछ पॉलीमर से क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपका पॉलीमर का नाम याद रखना पड़ेगा कि हाँ क्या पॉलीमर था, मोनोमर क्या था, उस सबको आप जरूर देख लीजिए एक बार लास्ट मोमेंट पे। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट रहा। अब आते हैं हम थोड़ा सा फिजिक्स पे। फिजिक्स में ये देख लीजिए, ये 2020 का एनालिसिस मैंने किया है फिजिक्स का। तो फिजिक्स में आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म से 10 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, इसमें बहुत अच्छा चेंज हुआ है। पहले मॉडर्न से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अभी मॉडर्न से फिर 10 क्वेश्चन पे आ गए। पहले मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन, बीच में थोड़ा कम हो गया था मॉडर्न का क्वेश्चन, तो ये, लेकिन अभी मॉडर्न से 10 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न 50% जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, केमिस्ट्री से। आप केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इस सबको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो मॉडर्न का कुछ क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से निकल जाएंगे आपकी। उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन आता है 12 से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट से आता है।
तो करंट में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। खास करके आपको जो लास्ट में जो इसका चैप्टर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ से लेके जो भी है एक फार्मूला देखिए, रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या सीरीज होता है, कैसे हम उसको जोड़ते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है, गैल्वेनोमीटर है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको देखना है, ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे पढ़ना है आपको। तो जो आप मेजर पढ़े हैं, जहाँ पे कंसेप्ट है, उसको आप देख के जाइए। मैकेनिज्म में आप जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ग्रेविटेशंस को अच्छे से देखिए, रोटेशन मोशन से क्वेश्चन अच्छा होता है, रोटेशन से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है, लेकिन हम फिर इसमें भी बोलेगा कि अगर आप IIT के फर्स्ट 5 ईयर का जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको अगर हो सकता है तो एक बार बना के जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं या कंसेप्ट उसका मिलता है, वो देते हैं। हीट, यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्सन ऑफ हीट हो डिग्री में या सेल्सियस में, उससे या जो भी हो। SHM और वेव से थोड़ा कम क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। रे ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन थे। वैसे रे ऑप्टिक्स बहुतों को समझ में नहीं आता, हमको खुद नहीं समझ में आता था जिस टाइम में मैं पढ़ रहा था, तो ये मेरे लिए टफ था। लेकिन जिनको आता है वो थोड़ा सा ये पढ़ के जाएंगे। इससे बायोलॉजी में भी कुछ रिलेटेड है कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगाएंगे, और ये कैटरैक्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करना है कि लेंस लगाना है, ये सब आपको मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब ये होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रैक्शन का एग्जांपल आप याद रख के जाइए कि डिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जैसे रेनबो बनता है तो क्या होता है। कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस होता है कि फेनोमेनन्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ फेनोमेनन्स के बारे में पूछते हैं, तो वो कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। कुछ ये है कि किसके पीछे कौन सा फिजिक्स का फेनोमेनन है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये 2020 का एनालिसिस है। इसमें भी हम आते हैं आपको, तो इसमें ये मैंने 2020 का परसेंटेज निकाल के आपको बताया है कि हाँ परसेंटेज कैसे हैं। तो 11th में आप देखेंगे, ये 11th है और ये जो है वो 12th है। तो 11th का जो परसेंटेज है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 11th का परसेंटेज क्या है और 12th का परसेंटेज क्या है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये है परसेंटेज। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये क्लास 11th को मैंने ग्रीन से लिखा है और क्लास 12 को मैंने इससे लिखा है। तो इसमें 17 क्वेश्चन है। इसमें कितने हैं? 17 क्वेश्चन है। और 12 से देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 28, तो इसको मिला के 45 हो जाता है। लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो देखिए 12 से ज़्यादा परसेंटेज है, 62% है फिजिक्स में। ओके, लेकिन हमने देखा है कि जनरली इसमें केमिस्ट्री में तो 50-50 है और अराउंड, और बायोलॉजी में भी अराउंड 50-50 पूछ रहा है। लेकिन फिजिक्स की जहाँ तक बात है तो आप 12 के फिजिक्स का ज़्यादा रिवीजन कीजिए। यहाँ पे अराउंड 62 और 38 का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप 12 पे ज़्यादा फोकस कीजिए। हाँ, खास करके हम आपको बोलेंगे मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और 12 के इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट है, इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। अच्छा से पढ़ा होगा तो आप रिवीजन जरूर करके जाइए, फॉर्मूलाज को देख के जाइए। होप आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा। तो ये लास्ट मोमेंट का ये है कि लास्ट मोमेंट में ये आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें रिविजन्स के लिए हमने स्लाइड्स को बनाया कि आप किस टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप रिवीजन पे थोड़ा फोकस करेंगे और रिवीजन में मेन ये है एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। जहां फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिख के याद करेंगे, ऐसे देख के नहीं जाएंगे। जो कंसेप्ट है, जैसे केमिस्ट्री में रिजोनेंस है, तो आप रिजोनेंस को बना के जाएंगे कि ऐसे ऐसे घूमता है। आप रिजोनेंस को सिर्फ आंख से देख के चाहेंगे क्या बॉन्ड ऐसे चला गया, तो आपको फंसा देगा एग्जाम में। हाँ, आप अभी बना के देखेंगे। हाँ, प्रोडक्ट को दिमाग के में रखेंगे कि हाँ, जैसे मतलब किस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, जितने सारे नेम रिएक्शन है उसमें क्या प्रोडक्ट है, रीएजेंट क्या है। केमिस्ट्री में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे ZnCl2 है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, किसका निकालता है। हाँ, आप रिजोनेंस पढ़े होंगे तो कैसे वाटर निकलता है, कौन आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियो फाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। इसका एक कंसेप्ट है, अगर आपके पास बना हुआ है तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, वो आपका बना हुआ है, अब आएगा रिएक्शन में। हाँ, लेकिन क्या होगा, अब ZnCl2 अकेले रहेगा तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ये आपको पता होना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा अपने नोटबुक से उल्टा के देखेंगे। हाँ, आप कर पाएंगे। आपके पास ये मत सोचिए कि अभी 15 डेज ही बचा हुआ है। अभी 15 डेज में जो पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक बार रिविजन कर पाता है, कल का डॉक्टर वही है। यही रियलिटी है, और जो करने वाले हैं वो करेंगे। होप आपको मतलब मैं जो बताया है इससे आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो आई एम वेरी हैप्पी।
और ये एक एनालिसिस है, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। और हम अभी आ गए हैं, थोड़ा सा बीच में शिफ्टिंग हो गया था तो मैं थोड़ा लेट था। अभी आपको 11th 12th के बेसिक्स वीडियोस जो हैं वो भी मिलने लगेंगे आपको। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हम लोग अभी दरभंगा में मतलब पढ़ा रहे हैं, दरभंगा के इसमें मेन सर्वोदय स्कूल के पास मेरा सेंटर है। 11th 12th के नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिनको नीट के लिए है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है, ऑनलाइन भी बैच चलते हैं, ऑफलाइन भी बैच चलते हैं। तो जिनको अगर कंसेप्चुअल हो कि नहीं नीट के लिए मुझे पढ़ना है और नीट के लिए मुझे प्रिपरेशन करना है, वैसे बच्चे जो सीरियस हैं, जो मतलब चाहते हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, तो वो अगर बायोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं वेलकम करता हूँ। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं नीट अभी मैं पहले बिहार बोर्ड कर लेता हूँ, तो उनके लिए मैंने सेपरेट बैच रखा है और सीबीएसई के लिए सेपरेट बैच है। तो उसमें मैं बिहार बोर्ड वाले को मतलब उनका थोड़ा बेसिक्स मतलब उनको हिंदी से इंग्लिश में ले जाना होता है तो थोड़ा सा उन लोगों को डर लगता है, लेकिन डरने का बात नहीं है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बताता हूँ। और सीबीएसई वाले के लिए भी एक पूरा फैसिलिटी रखा हूँ कि हाँ उनका प्रोग्रेस उस हिसाब से हो पाए, बिहार वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बेसिस पे मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं और ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन सीबीएसई के बच्चों के लिए है, ऑनलाइन बिहार बोर्ड वाले के लिए नहीं है। ऑनलाइन जो है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे और वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप कहीं और भी पढ़ते हैं तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है, आप वीडियोस को देख के आप होते हैं तो कोई छोटा वीडियो नहीं होता है। आप अगर कहीं भी पढ़े हैं तो आप कॉपी लेके बैठेंगे सामने में, उसको बनाएंगे तो आई होप आपको कंसेप्ट में जो क्लैरिटी होगा वो आपको क्लियर हो पाएगा या आप कुछ सीख भी पाएंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। आपको आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो मैं आशा करता हूँ। बस अभी पेशेंस है, 10 दिन बचा हुआ है, आपको पेशेंस रखना है और 10 दिन का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।